नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रोस्टेट कैंसर और उसके रिस्क फैक्टर्स, इंसिडेंस रेट्स और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट कैंसर और उसके इलाज के तरीकों में और उसके इलाज के दौरान क्या क्या स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे सकें। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस में हमें बीमारी के स्टेज का पता लगाना है। स्टेज के हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट क्या होना है वो डिसाइड होता है। तो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका PSMA पेट स्कैन। PSMA एक पेट सिटी स्कैन एक स्पेशल स्कैन है जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर की जो स्प्रेड है हमारे पूरे शरीर में, वो कहीं पर भी डिजीज स्प्रेड किया है हम पूरा उसको लोकेट एग्जैक्टली कर सकते हैं। मैक्सिमम ये बीमारी हमारे बोन्स में स्प्रेड होती है या फिर मे बी लिवर में स्प्रेड कर सकते हैं या फिर और भी कोई दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड कर सकता है। लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें काफ़ी कॉमनली, तो इससे हमें स्टेज का पता चलता है। तो ये अर्ली स्टेज है या एडवांस स्टेज है, तो ये स्टेजिंग वर्कअप विल हेल्प अस टू नो। कभी कभी एक बोन स्कैन टेस्ट होता है, वो भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर PSMA पेट स्कैन नहीं किया, या फिर PSMA पेट सिटी स्कैन की अगर सुविधा अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ बोन स्कैन, उसके साथ साथ एक छाती का स्कैन और पेट का स्कैन करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं। हाँ, ये तो हो गए इन्वेस्टिगेशन में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आई थिंक मिस कर गया वो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। जब कोई पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स के साथ हमारे पास पहली बार आता है तो डॉक्टर काफ़ी साधारणतः उनका हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करना है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक प्रक्रिया है जिससे पायखाने के रास्ते से हम उनके प्रोस्टेट का हिसाब लगाते हैं। तो ये भी मैक्सिमम लोगों को इसके थ्रू गुजरना पड़ सकता है। सो ये भी हमारे एक डायग्नोस्टिक वर्कअप का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशंस से हमें जब डिजीज़ का कंफर्म पता लग जाता है और स्टेज का कंफर्म पता लग जाता है तब फिर हमें ट्रीटमेंट के ऊपर जाना है। तो ट्रीटमेंट जो प्रोस्टेट कैंसर का है वो डिपेंड करता है वो किस स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है। तो प्रोस्टेट कैंसर किस स्टेज के साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे PSA लेवल, ग्लिसन स्कोर बोल के एक चीज़ होती है इसमें, जो कि हम के बायोप्सी के हिसाब से डिसाइड होता है, क्योंकि जो ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी होता है उसमें अराउंड 12 कोर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से इसको स्कोरिंग दी जाती है कि कितना डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है इस कैंसर में, तो उसके हिसाब से इसका स्कोरिंग होता है। तो ग्लिसन स्कोरिंग, PSA लेवल एंड स्टेजिंग, ये सब चीज़ मिला के हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को अलग अलग रिस्क में डिवाइड करते हैं, लो रिस्क, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क। पेशेंट हमारे पास आता है तो अगर वो कोई पेशेंट है जो कोई लो रिस्क है, दैट मीन्स बहुत ही अर्ली स्टेज T1A 1B ऐसे स्टेज पर है, उसके साथ ग्लिसन स्कोर 7 या उससे कम है, उसके साथ PSA लेवल भी 10 से कम है, तो इनको हम अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर में रखते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बस ऑब्जर्वेशन या एक्टिव सर्वेलेंस करना ही इनफ है। सो किनको एक्टिव सर्वेलेंस करना है, किनको ऑब्जर्वेशन करना है, वो हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन दी पेशेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि वो हर एक पॉपुलेशन या ज्योग्राफिकल रीजन का एक टिपिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि यहाँ के पुरुष नॉर्मली साधारणतः कितने आयु तक जीवित रहते हैं, उसके हिसाब से एक अनुमान लगाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट होते हैं यूजुअली वो काफ़ी एडवांस एज में हमारे पास आते हैं। अगर मान लीजिए वो 85 की उम्र में हमारे पास आते हैं और उनको काफ़ी अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे में शायद हम उनकी ट्रीटमेंट एग्रेसिवली नहीं करते और उनको हम क्लोज फॉलोअप या सर्विलेंस में रखते हैं। कभी कभी हम पेशेंट को बस ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं, उनको बार बार कोई टेस्ट नहीं करना है, बस उनको अगर कुछ तकलीफ हो तभी ट्रीट करते हैं, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। ये हो गई लो रिस्क। अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जो कि इंटरमीडिएट या एडवांस रिस्क प्रोस्टेट कैंसर है, तो ऐसे में हमारा ट्रीटमेंट अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम है, जैसे कि कोई बहुत ही उम्र दराज पुरुष है जिनकी उम्र 80-85 साल है और बिना बीमारी के भी शायद वो उतनी दिन जिंदा ना रह सके, तो उनमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट में भी नहीं करते, उनमें हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं या फिर जस्ट मिनिमल ट्रीटमेंट करते हैं, हार्मोनल थेरेपी। अगर पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 या 10 साल से ज़्यादा है तो फिर हम उनको ट्रीटमेंट का ऑफर देते हैं और ट्रीटमेंट इसमें बेसिकली इंक्लूड करता है आइदर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और इन सब का कॉम्बिनेशन। सो सर्जरी भी अलग अलग तरह की हो सकती है। सबसे लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक इसमें आता है वो है रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी। में रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी सबसे लेटेस्ट सर्जरी है, उससे साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होता है और
उसका आउटकम्स बेस्ट है। उसके अलावा ऐसे अदर जैसे लैप्रोस्कोपिक प्रोस्टेट सर्जरी काफ़ी कॉमनली किया जाता है। सर्जरी के साथ साथ फिर रेडिएशन थेरेपी भी अलग टेक्निक्स होती है। उसमें सबसे लेटेस्ट IMRT या VMAT टेक्निक से रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन के साथ साथ सर्जरी के बाद फर्दर पेशेंट को हार्मोन थेरेपी या कभी कभी कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके बाद अगर हम आते हैं बहुत हाई रिस्क पेशेंट अगर हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही कीमोथेरेपी, जिसमें डोसीटैक्सेल एक कॉमन कीमोथेरेपी ड्रग है जो यूज़ होता है, तो कीमोथेरेपी के साथ साथ हार्मोन थेरेपी के साथ साथ एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी पेशेंट को देना है। एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी बेसिकली एक थेरेपी होता है जिसमें हम पेशेंट के जो एंड्रोजन के सोर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं। नॉर्मली एक पुरुष में एंड्रोजन का सोर्स उनके टेस्टिकल्स होते हैं या फिर कभी कभी शरीर का दूसरे अंग जैसे लिवर हुआ या फिर उनके फैट, वहाँ पर भी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो उसको बनने से रोकने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। वो शायद इंजेक्शन हो सकते हैं या टैबलेट हो सकते हैं। तो ऐसे एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी यूजुअली 1.5 से 3 साल तक चलता है, डिपेंड करता है पेशेंट और उसके रिस्क फैक्टर्स पे। अगेन जैसे एडवांस प्रोस्टेट कैंसर की हम बात करें जो कि हाई रिस्क है, उसमें भी फिर और पेशेंट को डिवाइड करते हैं, मे बी मेटास्टेटिक और नॉन मेटास्टेटिक, और उसमें फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं मे बी कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट और नॉन कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट, जिसको कैस्ट्रेशन नेल भी बोलते हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जब आप पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आप कौन सी कैटेगरी में हैं और क्या ट्रीटमेंट होना है। अगर मैं नट सेल में ट्रीटमेंट को बताऊं तो ट्रीटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व करता है, अगर अर्ली स्टेज है तो आइदर सर्वेलेंस और ऑब्जर्वेशन या फिर सर्जरी, उसके साथ या फिर रेडिएशन दे सकते हैं और एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी और हार्मोन थेरेपी। और अगर पेशेंट एडवांस स्टेज और वेरी हाई रिस्क में है तो कीमोथेरेपी और एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, उसके साथ कभी कभी हार्मोनल थेरेपी देने की जरूरत पड़ सकती है।